नंबर 12, आत्मविश्वासी बने। अच्छे व्यक्तित्व का एक लक्षण आत्मविश्वासी होना है, परंतु आत्मविश्वासी बने कैसे? यदि पढ़ने से ही सब कुछ हो जाता तो सारा हिंदुस्तान आत्मविश्वासी होता, क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है। धर्म ग्रंथ, वेद पुराण, गीता, रामायण से लेकर न जाने कितनी रीति नीति कथाएं तक पढ़ते हैं, लेकिन क्या केवल पढ़ने से कोई आत्मविश्वासी बन पाया? याद रखिए कि न तो पढ़ने से कुछ होता है और न ही सोचने से और न ही सुनने से। होता है सिर्फ करने से। परंतु हाँ, पढ़ना, सुनना या सोचना, इसे करने की पहली सीढ़ी जरूर है। लेकिन अगर आप करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ज्ञान बढ़ाना होगा, बोलने की कला सुधारनी होगी, आपको शिष्ट आचरण करना सीखना होगा, आपको सम्यक चरित्र निर्मित करना होगा, आपको सरल, शालीन व सहज बनना होगा, आपको आस्थावान बनना होगा, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना होगा, आपको अपने वोकल, वर्चुअल व विजुअल पहलू पर ध्यान देना होगा। नंबर 13, बहिर्मुखी बने। एकांत प्रिय बिल्कुल न बने। लोगों के बीच में जाएं, केवल जाएं नहीं बल्कि बातचीत भी करें। अनेक प्रकार के लोगों से संवाद करें, दूसरों की बातों को ध्यान से सुने व समझें। कहें कम और सुने ज्यादा। लोगों को ध्यान से देखें और परखें। गौर करें कि लोगों की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित कर रही हैं। इन बातों को नोट कर लें और समय समय पर उन्हें दोहराएं। ऐसा करने से आपकी झिझक दूर होगी, आप संकोच से उभरेंगे, साथ ही दूसरों के व्यक्तित्व के प्रभावशाली तत्व भी आप में आने शुरू हो जाएंगे। नंबर 14, अध्ययन का दायरा बढ़ाएं। अपने कोर्स की किताबों से बाहर का साहित्य भी पढ़ें। महान व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ें, मनोविज्ञान पर पढ़ें, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, समाज पर पढ़ें, राजनीति पर पढ़ें। इससे आपको बातचीत के लिए सामग्री मिल सकेगी, आपकी समझ बढ़ेगी, आपका मानसिक विकास होगा। नंबर 15, अपनी कमजोरियों को ढूंढें। आप देखें कि आपके आचरण में, आपके विचारों में, आपकी बोलचाल में कौन कौन सी कमजोरियां हैं। इन कमजोरियों पर काम करें। हाँ, इनको दूर करने के लिए लंबे अभ्यास की आवश्यकता है, परंतु यह सत्य है कि इन्हें दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी शब्द या अक्षर का गलत उच्चारण करते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करके उसे ठीक किया जा सकता है। यदि आपके बैठने का तरीका ठीक नहीं है या आप बेढंग तरीके से पैर फैलाकर खड़े होते हैं तो उसे ठीक कीजिए। इस तरह की कई सारी बातें होती हैं जो होती तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इकट्ठी होकर हमारे व्यक्तित्व के प्रभाव को कमजोर बना देती है। निश्चित रूप से इसके पीछे हमारी पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन्हें बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। नंबर 16, शिष्ट बने। आप पढ़े लिखे हैं, स्नातक हैं। स्नातक होने का अर्थ केवल एक डिग्री हासिल करना ही नहीं होता है, जो दुर्भाग्य से अधिकांश विद्यार्थियों के दिमाग में बैठा हुआ है। स्नातक आपसे एक खास किस्म के व्यक्तित्व, आचार, विचार, उच्चार और व्यवहार तथा सोच की भी मांग करता है। आप चाहे कहीं से भी हो और अब तक जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन स्नातक होते ही आप एक शिष्ट जन बन जाते हैं। सामान्य जन की भाषा में कहें तो आप बीए पास हो जाते हैं। अब आपसे समाज व संस्थाएं अपेक्षा करते हैं कि आप शिष्टाचार के सारे तौर तरीकों को न केवल जानते हैं बल्कि उसी तरह का व्यवहार भी करें। इस शिष्टाचार के लिए आप यह एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, या मैं गांव से हूं, या मैं गरीब परिवार से हूं। ठीक है, यह सब सच है, लेकिन यह भी तो सच है कि आप ग्रेजुएट हैं। यदि आप शिष्ट नहीं बने तो ग्रेजुएशन कैसा? इसलिए स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही शिष्टाचार के सारे तत्वों को जानकर उन्हें अपने अंदर रचाने बसाने के प्रयास करने चाहिए। यदि अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आज से ही इस काम पर लग जाएं, और आज से ही नहीं, अभी से ही लग जाएं। नंबर 17, आपको अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। आपके आसपास व अन्य गांव, शहरों में जब भी कुछ अच्छे कार्यक्रम हो उनमें भाग लें, नाटक देखें, नृत्य और संगीत के कार्यक्रमों में जाएं, लोगों के व्याख्यान सुने, चाहे वे किसी भी विषय पर क्यों न हो। फिल्म देखने से भी परहेज नहीं करें, परंतु मेरी सलाह है कि फिल्म को कम देखें और पढ़ें ज्यादा। आप फिल्म से बहुत अच्छा संदेश निकाल सकते हैं। जहां पृष्ठभूमि पर फिल्म बनी है वहां की संस्कृति को समझ सकते हैं। डायलॉग्स के बारे में तो फिल्मों का कोई जवाब ही नहीं होता, आप उनसे भाषा सीख सकते हैं। नंबर 18, अपनी अभिव्यक्ति सुधारें। जब कभी आपको बोलने का अवसर मिले उसे छोड़े नहीं, चाहे वह कुछ लोगों के साथ बातचीत का अवसर हो, वाद विवाद या भाषण प्रतियोगिता हो, अथवा लोगों के सामने कोई परफॉर्मेंस देने की बात हो। इसका भरपूर उपयोग करें, इससे धीरे धीरे आत्मविश्वास समृद्ध होता जाएगा। नंबर 19, सोच का दायरा बढ़ाएं। छोटी सोच और संकीर्ण नजरिया कभी भी किसी को बड़ा और सफल नहीं बना सकता। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत खुला होना चाहिए, कठोर नहीं। हमारा चिंतन जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र जैसी संकीर्णताओं से ऊपर होना चाहिए। हमारी दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य समान होना चाहिए, तभी हम उन सब के साथ समान स्तर पर व्यवहार कर सकेंगे। विशेषकर तब तो और भी जब हमारे पास समाज और सरकार के द्वारा दिए गए कुछ अधिकार भी हों। एक अच्छा प्रशासक और यहाँ तक कि एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनने के लिए भी ये
बहुत जरूरी होता है कि विचारों की दृष्टि से आप उदार हों, प्रगतिशील हों, वैज्ञानिक चेतना से संपन्न हों तथा मानवतावादी हों। नंबर 20, अतिवादी सोच को विदा करें। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्ति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले। पहली श्रेणी वाला व्यक्ति अपने को अनावश्यक रूप से श्रेष्ठ समझता है तथा दूसरी श्रेणी वाला व्यक्ति स्वयं को अनावश्यक रूप से हीन समझता है। पहली श्रेणी का व्यक्ति दूसरों के अस्तित्व, महत्व और गरिमा को नकारता है। इन दोनों में से किसी का भी होना उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि ये दोनों हमारे व्यक्तित्व को असंतुलित कर देते हैं। ध्यान रहे कि ये थोड़े बहुत तो सब में होते हैं, लेकिन चैलेंज यह है कि हम इन्हें कितना कम कर सकते हैं और कितना इन पर नियंत्रण रख सकते हैं। नंबर 21, बॉडी लैंग्वेज सुधारें। हम सब की अपनी मौलिक बॉडी लैंग्वेज होती है। इनमें से कुछ तो बिल्कुल सही होती है, किंतु कुछ सही नहीं होती। अतः जाहिर है कि बॉडी लैंग्वेज के क्षेत्र में अपने को परफेक्ट बनाने के कई स्तरों पर काम करना होगा। पहला तो यह काम है कि हम जानें कि कौन सी शारीरिक गतिविधियां हैं जो ठीक नहीं है। दूसरा यह है कि हम अपनी उन गलत गतिविधियों को ठीक करने के लिए सतर्क होकर लगातार प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे चीजें बेहतर होती जाएंगी और एक दिन आप बॉडी लैंग्वेज के मामले में एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। इस बारे में मैं आपके समक्ष मॉडल के रूप में एक व्यक्तित्व प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अच्छी तरह जानते होंगे उस व्यक्तित्व को जिसे 20वीं सदी का महानायक कहा गया है। जी हाँ, मैं अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूं। आप उनका निरीक्षण करें, उनके छोटे छोटे हाव भाव को देखें और उनका विश्लेषण करें। आप पाएंगे कि वे जो बोलते हैं उनके शरीर का एक एक रोम उनके बोलने में उनका साथ देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम डूबकर कोई बात कहते हैं तो हमारे शरीर का एक एक सेल हमारी बात के साथ अपना तालमेल बैठा लेता है। अमिताभ बच्चन अलग से कुछ नहीं करते, अभिनय ने उन्हें इतना परिष्कृत कर दिया कि अब तो यदि वे अभिनय भी करते हैं तो वह सच जैसा लगता है। कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में आपने इस कमाल को महसूस किया होगा। जब वे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कविता पढ़ते हैं तो उनका संपूर्ण शरीर सजीव होकर बोलता है। वे मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नंबर 22, इनकलकेट एंड कल्टीवेट सॉफ्ट स्किल्स। आरएसी नहीं, किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू में सफलता, अपने कार्यस्थल पर सफलता, परिवार व समाज में सफल व्यक्तित्व का धनी बनने के लिए सॉफ्ट स्किल्स को अर्जित कर उनको अपने व्यक्तित्व में अभिव्यक्त करना बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स में धैर्य, प्रेरणा, लचीलापन, ड्राइव, एक्टिव लिसनिंग, टीम वर्क, प्रभावी शाब्दिक व लिखित संप्रेषण, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, नवाचार, खुलापन, बहुमुखिता, उत्तरदायित्व व नेतृत्व कौशल आदि शामिल होते हैं। यदि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को प्रॉपरली होन कर लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावी और असरदार बन जाएगा। इसलिए आरएस का साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को अपने सॉफ्ट स्किल्स विकसित करनी चाहिए। आरएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 2 यक्ष प्रश्न हैं। आरएस परीक्षार्थी से साक्षात्कार में 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इन प्रश्नों को हैंडल करना प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक यक्ष प्रश्न होता है। ये प्रश्न हर व्यक्ति को तैयार करने होते हैं। इसलिए इन दोनों प्रश्नों का जवाब क्या और किस प्रकार दिया जाना ज्यादा प्रभावी रहेगा, यह मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। प्रथम प्रश्न है, आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इंटरव्यू बोर्ड क्या एक्सपेक्ट करता है, इस संबंध में मैंने आरपीएससी के पूर्व अध्यक्षों, सदस्यों या एक्सपर्ट्स के रूप में इंटरव्यू लेने वाले अनुभवी विशेषज्ञों से जानकारी चाहिए। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक अभ्यर्थी की रुचि, व्यवहार, गुणों व पृष्ठभूमि के अनुसार भिन्न भिन्न होगा, परंतु मौलिक व आधारभूत जवाब कुछ विशेष ही होंगे, जिनके पूरक प्रश्नों के जवाब निश्चित रूप से उम्मीदवार के अनुसार बदलते रहते हैं। इस प्रश्न के उपयुक्त और प्रभावी उत्तर इन काफी वरिष्ठ विशेषज्ञों ने निम्नानुसार बताए। कोई एक जवाब सभी अभ्यर्थियों के लिए समान नहीं हो सकता, लेकिन कुछ मार्गदर्शनात्मक उपयुक्त उत्तर ये हो सकते हैं: जनता से जुड़ाव, प्रेस्टीज व पावर, आमजन का कल्याण, विविधतापूर्ण जॉब प्रोफाइल व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ राज्य सेवा। ललित के पंवार, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है एवं देश की दूसरी सबसे प्रतिष्ठित सेवा है। बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पहले से ही सेवा में है, तो हर व्यक्ति अपने लिए बेहतर करना चाहता है, इसलिए आरएस बनना चाहता हूं। मैं अपने आप को इसके योग्य समझता हूं। प्रोफेसर बीएम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। इन सेवाओं में अपेक्षाकृत सुरक्षित नौकरी का होना, अच्छी प्रतिष्ठा होती है, काम करने के भरपूर अवसर, नीति निर्धारकों के समर्थन में काम करने का अवसर मिलता है, अतः जनहित के नीति निर्धारण में योगदान कर सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी प्राप्त होती है, लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन काफी प्रेस्टिजियस है, समाज में काफी डिग्निटी है, अधिकारी की समाज में ज्यादा इज्जत होती है, अच्छी सुविधाएं मिलती है। एमएल कुमावत,
पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करके क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए मानव संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकता हूं। आम आदमी की सेवा करने के ज्यादा अवसर मिलते हैं। गरीबों की सेवा करने का उत्तम मार्ग है। आम जनता से सीधा संपर्क व्यापक स्तर पर रहता है। विकास की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना चाहता हूं। सीआर चौधरी, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। सभी अभ्यर्थी आरएस बनने के अलग अलग कारण बताते हैं। करीब करीब सभी अपने अपने दृष्टिकोण से सही भी होते हैं, लेकिन उनके अपने आप को अभिव्यक्त करने के ढंग व उनके द्वारा बताए गए कारणों को समुचित दृष्टांतों से स्पष्ट करके बताते हैं तथा उनकी अभिव्यक्ति में मौलिकता झलकती है तो बोर्ड संतुष्ट हो जाता है। मुख्य बात अभिव्यक्ति की है, कंटेंट इतना महत्व नहीं रखता। आरएस गर्ग, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। जनता की सेवा, उनके दुख दर्द में सक्रिय रूप से व्यापक स्तर पर भागीदार बनना चाहता हूं। प्रदेश व देश की सेवा करना चाहता हूं। क्षेत्र के विकास व जनता के बीच ज्यादा काम करने का मौका प्रशासन अधिकारी के रूप में मिलता है। कई तरह व कई प्लेटफॉर्म्स पर सेवा प्रदान करने का अवसर मिलता है। सामाजिक उत्थान में बड़ी भागीदारी निभाना चाहता हूं। मुझे लोगों के बीच में रहना व दूसरों की मुसीबत में सहायता करना पसंद है, जिसका इस सेवा में खूब स्कोप है। श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। सीधी भर्ती से चयनित राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों से इस प्रश्न का जवाब जानने पर कि आरएस क्यों बनना चाहते हैं, निम्नलिखित 14 कारण उनके द्वारा बताए गए, जिनकी रैंकिंग वेटेड एवरेज के अनुसार यह है। नंबर 1, जनसेवा। नंबर 2, सेवा का उपयुक्त प्लेटफॉर्म। नंबर 3, कार्य की विविधता। नंबर 4, गरीब तबके की सेवा। नंबर 5, कार्य संतुष्टि। नंबर 6, नाम प्रतिष्ठि, सामाजिक प्रतिष्ठा। नंबर 7, प्रशासनिक सेवा का आकर्षण। नंबर 8, माता पिता के सपनों को साकार करना। नंबर 9, जॉब स्थायित्व है। नंबर 10, महिला सशक्तिकरण। नंबर 11, पावर व अथॉरिटी। नंबर 12, त्वरित सेवा प्रदान करना। नंबर 13, आजीविका कमाना। और नंबर 14, धन कमाना। सबसे ज्यादा अधिकारियों ने इस सेवा में आने का उद्देश्य जनसेवा बताया तथा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण सेवा करने का उचित प्लेटफॉर्म मिलना बताया। अधिकांश अधिकारियों ने धन कमाने की प्राथमिकता को अंतिम प्राथमिकता पर रखा। दूसरा प्रश्न जो साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों के मस्तिष्क में कौंधता रहता है वह है कि आप में से क्या गुण है जिससे आपका आरएस में चयन किया जाए। इस प्रश्न का जवाब भी पूर्व में आरएस का साक्षात्कार ले चुके विशेषज्ञों से जाना कि वे क्या जवाब अभ्यर्थी से एक्सपेक्ट करते हैं। बोर्ड किन गुणों की अपेक्षा आरएस का इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवार में करता है। इंटरव्यू बोर्ड अभ्यर्थी से इस प्रश्न के जवाब में सामान्यतः इस तरह के उत्तरों की अपेक्षा करता है। यदि अभ्यर्थी में एप्टीट्यूड यानी रुचि व टैलेंट, प्रतिभा का मिश्रण है तो इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति के कार्य निष्पादन के परिणाम अच्छे आते हैं। ऐसे अधिकारी ज्यादा प्रभावी व सफल होते हैं। ललित के पवार, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। अभ्यर्थी में बोर्ड यह देखना चाहता है क्या वह परिश्रमी, ईमानदार, समर्पित व निष्ठावान है, निर्णय लेने की क्षमता है, समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व सजगता है, नेतृत्व का गुण है, सकारात्मक सोच रखता है, सामाजिक जटिलताओं की समझ है, प्रशासनिक परिदृश्य की समझ है इत्यादि। ये गुण अगर अभ्यर्थी बताता है तो क्या वह इनको अपने निजी जीवन के आधार पर तार्किक ढंग से साबित कर सकता है। ये गुण विद्यमान भी हो सकते हैं और इन्हें आत्मसात भी किया जा सकता है। ये अर्जित किए जा सकने वाले स्किल्स हैं। उम्मीदवार में एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी वाले गुण होने चाहिए या इन गुणों के विकसित किए जाने की प्रबल संभावना हो। प्रोफेसर बीएम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। अभ्यर्थी में उन गुणों का आधिक्य हो जो इन सेवाओं के लिए आवश्यक होते हैं। परिश्रमी हो, मिलनसार हो, सत्यनिष्ठ हो, पहुंच सुलभ हो, लोगों की बात सुनने वाला हो, आम जन के दुख दर्द में भाग लेने वाला हो, सुशासन के गुण उसमें हो, अपने को वास्तव में जनता का नौकर समझे न कि जनता का मालिक, ईमानदार हो, आम जन को ध्यानपूर्वक सुनने वाला हो, आम जनता को अपने समान ही समझता हो, कोई भेदभाव नहीं करे, लोगों से आसानी से मिलने वाला हो, भ्रष्ट न हो। सुशासन भ्रष्ट व्यक्ति नहीं ला सकता। सभी में अलग अलग गुण होते हैं। आप जिस सिस्टम में जाने वाले हैं उस सिस्टम से संतुष्ट करने के गुण हो, वह सृजनात्मक हो। एमएल कुमावत, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। मेरे में नेतृत्व के बेहतर गुण हैं। लोगों में सामंजस्य बिठाने का कौशल मुझ में है। मैं सकारात्मक नजरिए से लोगों को सुनने व समझने का गुण रखता हूँ। मुझमें गरीबों के प्रति हमदर्दी है। मैं धैर्यवान हूँ। सीआर चौधरी, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। हर व्यक्ति अपने अपने गुण बताता है। सभी अपने व्यक्तित्व के सर्वोत्तम गुण बताते हैं। बोर्ड अभ्यर्थी द्वारा बताए गए गुणों के संबंध में प्रश्न प्रतिप्रश्न करके वास्तविकता की परख करता है। जो भी बताएं वह पूर्ण आत्मविश्वास से बताएं, घबराएं नहीं।
जवाब आराम से धीरे धीरे व विनम्रता से देवें। उसका बोलने का सलीका अच्छा हो, लोगों को संतुष्ट करने वाला हो। यह भी एक बड़ा गुण है जो एक प्रशासनिक अधिकारी में होना चाहिए। उम्मीदवार की उत्तर देने की शैली पर हम विशेष ध्यान देते हैं। आर.एस. गर्ग, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। एक्सपीरियंस अच्छा हो, नॉलेज व आईक्यू अच्छा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छे हों, कानून व्यवस्था संभालने में मानसिक स्तर पर मजबूत हो, एक अच्छा मैनेजर हो, बात करने का लहजा प्रिय हो, जवाब देने का तरीका सलीकेदार हो, जवाब सटीक देता हो, विचारों की स्पष्टता हो, राजस्थानी, हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं का जानकार हो, गरीबों के प्रति हमदर्दी रखने वाला व उनकी समस्याओं के निस्तारण में अग्र सक्रिय होकर भाग लेने वाला हो, पब्लिक की समस्याओं को सुन समझकर हल करने की इच्छा वाला हो। श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी।